Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. So we have started with accounting 11th standard. So today is the third chapter that we are going to discuss about. So this is about the concepts and conventions, all right, of accounting. अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग के काफ़ी चैप्टर्स करने हैं आगे वाले 11th 12th BCom पोस्ट ग्रेजुएशन, जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को ध्यान में रख के ही हम ये करेंगे। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होती हैं और कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ने क्यों ज़रूरी है और एक कौन कौन सी होती हैं जिसको हमें फॉलो करना है बिफोर वी आर डूइंग एनी ऑफ द चैप्टर रिलेटेड टू पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दीज कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ऑल राइट, तो आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में क्यों रखने हैं। जब भी आप जर्नल बनाओगे, जब भी आप लेजर करोगे, आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं। अगर ये स्किप हुआ तो वो जर्नल एंट्री वहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देगी आपके लिए। ऐसे ही आपको मैं बताता हूं कि कॉन्सेप्ट होते क्या है, कन्वेंशंस होते क्या है। स्टूडेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो लॉजिक होता है या हम किसी को कैसे समझाएं वो होता है। नो, तो यहां पे मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक होती है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस को हम प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। ऑलराइट, जो कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये वो सारी एजम्पशंस होती हैं जो हम कंसीडर करते हैं जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं। अब मान लो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मान लो आप घर से किसी के घर पे जा रहे हो, आप एज्यूम क्या करके चलते हो कि वो घर पे होगा तभी मैं जा रहा हूं, एज्यूम करके चलते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स में हम कुछ चीजें एज्यूम करके चलेंगे जब भी हम कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट इज एजम्पशंस, ये प्रोपोजिशंस होती हैं। कॉन्सेप्ट्स की अगर आपको डेफिनेशन बहुत सिंपल करके बताऊं ना, कॉन्सेप्ट्स आर दोज एजम्पशंस और प्रोपोजिशन दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेनेवर एनी ऑफ द अकाउंटेंट इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट। सारी एजम्पशंस मतलब सारे हमने बेस ले लिए कि हमें इसके बेस पे ही इसको बनाना है, ये बेस होगा तभी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। अब कॉन्सेप्ट्स में तीन होते हैं। पहले होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, तीसरा होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ये कैसे डील करते हैं। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब जब भी मान लो हमने जैसे लास्ट एग्जांपल किया था चिंटू लाल लिमिटेड, चिंटू लाल लिमिटेड जब भी अकाउंट बनाएगा अपना, तो चिंटू लाल लिमिटेड यही सोचेगा बिजनेस का अकाउंटेंट कि ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो बहुत लंबे समय के लिए होगा, फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। तभी जो प्लांट खरीदा जाता है, मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, दैट इज फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में है यार एक साल के बाद वो बंद हो जाएगा, मैं एक साल के बाद बंद कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे किसी सेटअप के लिए हम बिजनेस रेडी कर रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट लगता है हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मान के चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि लंबे समय के लिए ही बिजनेस हो रहा है, फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर, 30, 40, 50। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए करना है काफी। ठीक है, अब आ गया था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम रेगुलर करें। कंसिस्टेंसी मींस रेगुलर होनी चाहिए कोई चीज। अब मान लो मैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहा हूं चिंटू लाल लिमिटेड की या छोटू लाल लिमिटेड की, ठीक है, मैं छोटू लाल लिमिटेड की अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहा हूं, ये है 2022।
फिर आएगा 2023, फिर 2024। मैंने क्या सोचा कि ये 2022 की स्टेटमेंट बना रहता हूं, 23 की रहने दूंगा, 24 की बना लूंगा फिर, या जो 22 में मैंने रूल अप्लाई किया था उसको चेंज कर दूंगा। जैसे डेप्रीसिएशन, कई बार डेप्रीसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं, आगे समझाऊंगा कि क्या होता है डेप्रीसिएशन। कई बार रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाते हैं, मतलब हम मेथड्स चेंज कर रहे हैं अपने। ये डेप्रीसिएशन क्या होता है? जब किसी भी चीज की वैल्यू गिर जाती है, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था। इसके अलग अलग मेथड्स है कैलकुलेट करने के। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, मान लो मैंने 2022 में स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया, 2023 में मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू कर लिया, ये नहीं होगा। एक ही मेथड आप फॉलो करोगे और वही लॉन्गर पीरियड के लिए आपका चलता रहेगा, टिल द टाइम देयर इज नो चेंज इन द अकाउंटिंग बाय लॉ। आप वही फॉलो करोगे, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। एक तो हम बनाएंगे एवरी ईयर अकाउंटिंग नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। सेकेंड, जो फॉलो किया है कॉन्सेप्ट वो हर बार वही फॉलो होगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब मान लो 2022 चल रहा है, ठीक है, मेरी एक अप्रैल में सेल हुई 10,000 रुपए की, ठीक है, 10,000 रुपीज की मैंने सेल करी अप्रैल में। अब पॉइंट ये आ रहा है कि ये बंदे ने मेरे को क्या बोला, जिसको मैंने सेल करी, कि यार मैं पैसे ना तेरे को सितंबर में दूंगा या मैं 2023 में दूंगा, व्हाटसोएवर द केस में भी। अब पॉइंट ये है कि जब ये सेल हुई, सामान वो ले गया, उसने बोल दिया कि मैं सामान लेके जा रहा हूं, मैं इतनी तारीख को तेरे को पैसे दे दूंगा। अकाउंटिंग में अगर वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है तो ये ध्यान में रखना है, व्हेनेवर सेल हैपेंड हमें उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करना है, वेदर यू हैव रिसीव द पेमेंट और नॉट। चाहे आपको पेमेंट रिसीव हो जाए, चाहे आपको पेमेंट रिसीव ना हो, दैट्स नन ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न। हमें इसको रिकॉर्ड कर लेना है 10,000। एंड जो बंदे से हमने सेल करी है जिसको, वो भी अपने अकाउंट में इसको परचेज कंसीडर कर लेगा उसी टाइम पे जिस टाइम पे हमने सेल की है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रखना है। अब कई बार वो बोलते हैं स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन यहां पे क्या होगा कि मैं तो सेल कर रहा हूं बट पैसे तो आए नहीं, तो हम सेल क्यों मान रहे हैं इसको? हमारे पास तो 10,000 रुपए आए नहीं, हम इसको सेल क्यों मान रहे हैं? हम इसको सेल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो गुड्स चली गई हैं हमारे गोडाउन से, वो सेल हो चुकी है। अब मान लो एक बंदा आया, कह रहा है यार मैं तेरे पास ना 3 महीने बाद सामान लेने आऊंगा, ठीक है, दैट इज देयर इज नो ट्रांजेक्शन, कुछ हुआ ही नहीं। बट अगर वो सामान लेके चला गया, हमारी तरफ से वो सेल हो गई है, तो इस बंदे को ये क्लैरिटी है कि मेरे पास ये पैसे आएंगे। जब आएंगे हम वहां रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम जब रिकॉर्ड करेंगे जब ये सेल हुई है, जब इसका ट्रांजैक्शन हुआ है। एम आई क्लियर विद दिस? दिस इज कॉल्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो कैश बेसिस पे होती है एक्रूअल, बट अभी हमारी एक्रूअल बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे हम नहीं करते हैं, हम सारा एक्रूअल बेसिस पे रखते हैं। आगे एक चैप्टर आएगा पूरा, मैं उस बेसिस में समझाऊंगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब इतना समझ लीजिए, जब भी ट्रांजैक्शन होगा, जिस डेट में होगा, वो उसी डेट को रिकॉर्ड होगा। अगर 21 अप्रैल में सेल हुई और पैसे आ रहे हैं 30 सितंबर को, तो मेक श्योर ये अकाउंटिंग में 21 अप्रैल को सेल आ जानी चाहिए। हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिट सेल से, कि उसके पैसे फिर हम बाद में 30 सितंबर को ले लेंगे। Am I clear? So these are the 3 concepts, ये assumptions हैं। जब भी कोई अकाउंट बनेगा तो ये 3 चीजें हम कंसीडर करेंगे। बहुत ध्यान से हम इन 3 चीजों को समझेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होंगे, मान लो आपने रिकॉर्ड कर ली 30 सितंबर को जब पैसे आए, तो मतलब वो गलत है, हमने assumptions ही सही फॉलो नहीं करी है, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस होते हैं प्रिंसिपल्स और रूल्स जो हमने फॉलो करने हैं। ये तो थे assumptions, ये होते हैं प्रिंसिपल्स और रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं जब भी हम अकाउंटिंग बनाएंगे। अब अकाउंटिंग बनाएगा कौन? आप लोग बनाओगे स्टूडेंट्स। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, जब भी आप कोई प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आप अकाउंट बनाओगे। तो इसको ध्यान में किसको रखना है? आप लोगों को रखना है कि जब भी हम कोई अकाउंटिंग बना रहे हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए, वहां पे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और वहां पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब भी आप ट्रांजैक्शन की एंट्री डालोगे, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा लिखा आ रहा है कि मैंने सेल किया 21 अप्रैल को, पैसे रिसीव हो 30 को। आप एंट्री 30 की नहीं डालोगे, आप 21 की डालोगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट में मेंशन हुआ है। एम आई क्लियर विद दिस? चलो ग्रेट। अब बात करते हैं हम कि कन्वेंशंस कौन कौन सी होती हैं, और मैंने बता दिया कन्वेंशन होता क्या है, प्रिंसिपल्स और रूल्स
जो हम फॉलो करते हैं जब भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमारे पास काफी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए हुए हैं। किसने बनाया है? वो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में काफी हमारे जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद IFRS आया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कि हम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बनाएं, तो हम इंडस लेके आए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसको फॉलो करके सारे अकाउंटेंट अपनी एंट्रीज डालते हैं और ट्रांजैक्शंस को कवर करते हैं। और ये वो सारी चीजें हैं जिसको वो ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो पहली बात करता हूं मैं, पहली कन्वेंशन क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसकी मैं पहले आपकी सारी कन्वेंशंस बता देता हूं, देन विल टॉक अबाउट दिस। पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। उसके बाद आ जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। उसके बाद आ जाता है डुअलिटी प्रिंसिपल। फिर आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फिर आ जाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, ये कितने हो गए? 2, 4 और 6 हो गए। टोटल अप्रॉक्सीमेटली ये 10 से 11 प्रिंसिपल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर के बाद आ जाता है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। इसके बाद आ जाता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। उसके बाद आता है वेरीफिएबल। पहले मैं इतने कंसीडर करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, बिजनेस की एंटिटी अलग होगी, ओनर की एंटिटी अलग होगी। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, मेक श्योर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी आप बना रहे हो ना, कई बार आप क्या सोचने लगते हो कि आप ऑनर हो तो ऑनर को पैसा रिसीव हुआ है नहीं, नो, आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करके देखना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करके देखोगे कि ये चीज बिजनेस के लिए रिसीव हो रही है या पे हो रही है, हमारे रूल्स यहां पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दैट इज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ने सैलरी पे करी। ठीक है, बिजनेस ने, मान लो चिंटू लाल लिमिटेड है, इन्होंने A, B, C इन तीनों को सैलरी पे करी। तो सैलरी पे हुई तो हमने पैसा दिया, तो हम सोचते हैं कि हम ABC का अकाउंट बना रहे हैं, तो इनके पास तो पैसा आ गया। हम चिंटू लाल लिमिटेड का बना रहे हैं, चिंटू लाल लिमिटेड के पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ऑनर चिंटू लाल के माइंड से, ना कि जिसको पे कर रहे हैं, जिससे रिसीव कर रहे हैं। कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि मैं बिजनेस, ये मेरा है। जब भी क्वेश्चन आता है ना पेपर में, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ ABC लिमिटेड, तो समझ लो आप ABC लिमिटेड के अकाउंटेंट हो, तब क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। आप ये सोचो ABC लिमिटेड के आप अकाउंटेंट हो, मालिक नहीं, अकाउंटेंट हो, और आपको ये बना के देना है।
तो उस टाइम पे आप सारे ट्रांजैक्शन सोचोगे एबीसी लिमिटेड के अकाउंटेंट बन के, तब चीज करनी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये कन्वेंशन क्या कहता है, जो भी चीज करोगे आप वो चीज का ध्यान रखना कि वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, हर चीज जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो चाहे है परचेज का, चाहे है सेल का, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन है, वो मनी में मेजर हो पाए। मान लो मैं ट्रांजैक्शन, पहले भी मैंने एग्जांपल बताई थी, एक बंदा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबको मिला के रखता है, टीम मैनेजमेंट स्किल्स उसमें बहुत है। एक बंदा है जो हमारा हायर बहुत अच्छा करता है, हायरिंग बहुत अच्छी करता है चिंटूलाल लिमिटेड की, वो कैलिबर को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन की मनी मेजरमेंट नहीं है। जिसकी मनी मेजरमेंट होगी हम उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? किसी की भी कोई भी ट्रांजैक्शन, अब आप बोलोगे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसकी मनी वैल्यू कम है, कम हो ज्यादा हो कितनी भी हो, मनी में उसकी वैल्यू डिटरमिन होनी चाहिए। अगर वो डिटरमिन हो रही है इट मींस वो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में काउंट होता है और वो ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं अपनी फैमिली के मौसा जी से कुछ सामान ले आता हूं फ्री में, मनी आई उसमें? नो, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। चाहे उसकी कॉस्ट दी हो, उनके लिए क्या कॉस्ट पड़ रही है चाहे वो यहां पे दी हो, हम नहीं कंसिडर करेंगे अकाउंटिंग में। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मनी मेजरमेंट है ही नहीं उसकी, हम उसको डिटरमिन कर ही नहीं सकते। कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा स्किल जिसको हम मनी में डिटरमिन नहीं कर सकते, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हमारा रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू मतलब होता है सेल, हमारी सेल एक साल की 50,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल चिंटूलाल की, चिंटूलाल लिमिटेड 50,000 रुपए एक साल में अर्न करते हैं। इस पे कितना एक्सपेंस हम इनकर कर रहे हैं, इस 50,000 को अर्न करने के लिए कितना एक्सपेंस लगाया जा रहा है, वो मैच करना है ध्यान से। कई बार ये होता है, हमने बोला 50,000 की सेल हुई, इसमें 10,000 का सेल जो हुई इस पे कोई एक्सपेंस नहीं लगा, 40,000 की सेल पे एक्सपेंस लगे, तो हम जो प्रॉफिट निकालेंगे वो ध्यान रखना एक्सपेंस को हम ये 10,000 में कंसीडर नहीं करेंगे। हम 50,000 रुपए की मैंने सेल करी, उस 50,000 की सेल के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट भी करी थी, मैंने लोगों को भी हायर किया था, वो सारे एक्सपेंस काउंट करके हम माइनस करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब मेरा रेवेन्यू की जो वर्थ है उतने वैल्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंस कैलकुलेट हुए होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। क्लियर? उसके बाद आता है डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअलिटी मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी चीजें डेबिट होंगी वो चीजें क्रेडिट भी होंगी, तभी तो हम बोलते हैं बैलेंस शीट हमेशा टैली करती है। अब ये कोई मिरेकल तो है नहीं, अब ये कोई चमत्कार तो हो नहीं रहा, कोई बाबा बैठे हैं यहाँ पे वो देख रहे हैं कि यार ये तो बैलेंस शीट मैच कर गई, ये तो मेरा डेबिट क्रेडिट के साथ मैच हो गया, ये तो बहुत तगड़ी गेम है कि एट दी एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाओ और वो मैच कर जाती है। वो क्यों मैच करती है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारा कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, डुअलिटी प्रिंसिपल। जो चीज आप डेबिट करोगे वो चीज को आप क्रेडिट भी करोगे। अगर वो डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, एक चीज को डेबिट कर दोगे क्रेडिट नहीं करोगे, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपया आता है महीने में, 100 रुपया निकल जाता है, तो जीरो हो गया बैलेंस। ऐसे ही यहां पे होता है, 100 रुपया आ रहा है, 100 रुपया जा रहा है, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, डेबिट क्रेडिट प्रॉपरली करते हैं। जो आता है हम उसको रूल अप्लाई करके डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये रूल लगा के हम उसको डेबिट कर देते हैं या क्रेडिट कर देते हैं। अब जब तक ये रूल अप्लाई नहीं होगा तब तक डुअलिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। आपने एक एंट्री डाली, डेबिट कर दिया, सिर्फ क्रेडिट किया ही नहीं, तो वहां पे डुअलिटी प्रिंसिपल नहीं लगेगा और आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। तो ये प्रिंसिपल को बहुत ध्यान में रखना है। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब हम जो अकाउंटिंग बनाते हैं दैट इज फॉर 12 मंथ्स। हम 3 साल की इकट्ठी नहीं बनाते, 5 साल की इकट्ठी नहीं बनाते। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है कि आपको एक ही साल की बनानी है। आपकी बुक्स में लिखा होगा ना कि 1 अप्रैल 2022 टिल 31 मार्च 2023, एक साल हो गया। ऐसे ही 2021, 2022, 2021 ऐसे दिया होगा, हमेशा एक साल का ही दिया होगा, कभी भी एक साल एक दिन का भी नहीं दिया होगा।
क्यों? क्योंकि यहां पे रूल अप्लाई कौन सा होता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पे हमारा प्रिंसिपल लगता है कि आपका जो भी होगा अकाउंटिंग ईयर वो 1 साल का ही होगा, 12 महीने का ही होगा, इसीलिए 12 महीने का होता है। नहीं तो आपके पास हमेशा आता होगा 1 साल का ये बना दो, 1 साल का ये बना दो, है ना? तो आप लोग क्या करते हो? आप बना दो देते हो, आप सोचते नहीं यार ये 1 साल का 2 साल का क्यों नहीं बना रहे हम इकट्ठा, 3 साल का क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि ये रूल हमारा प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, उसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब होता है हमें सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन पूरे बिजनेस के पास है 1 साल की, वो सारी डिस्क्लोज होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आप छुपा रहे हो। मान लो मेरी सेल हुई पिछले साल 50,000, लास्ट ईयर 2021 में, इस साल मेरी है 40,000, तो ये प्रॉपर्ली ना रीजन मेंशन होना चाहिए कि फुल डिस्क्लोजर में कि ये सेल टर्नओवर कम हुई है तो क्यों हुई है। दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर। सैलरी कितनी पे हो रही है, सारी चीजों के साथ प्रॉपर हर एक मेंशन, वेरीफिएबल वाला एक चीज बताऊंगा, इनवॉइस लगा होना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर उसको बोलते हैं। हर चीज को डिस्क्लोज करना है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हमने यहां पे डिस्क्लोज करनी है। इफ द थिंग्स आर नॉट गेटिंग डिस्क्लोज्ड प्रॉपरली, then there will be a lot of issue for the accountant to make the accounting statement of that particular year. So make sure ये आप properly prepare कर रहे हो। अगर आप इसको properly prepare नहीं करोगे तो आपके लिए problematic है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं materiality principle। materiality principle का क्या मतलब होता है? हमने सारी material information भी consider करनी है। अब मान लो एक कंपनी है, उसने 1000 रुपए का रिपेयर पे खर्चा किया, किसी मशीनरी की रिपेयर करवाई, वो कंपनी का टर्नओवर है 10 लाख रुपए। एक और कंपनी है, उसने भी 1000 रुपए खर्चा, उसकी टर्नओवर है 10 करोड़। आप मेरे को ये बताओ, ये 10 करोड़ वाले के लिए 1000 क्या है? इमैटेरियल है, बट ये 1000 रुपए 10 लाख वाले के लिए क्या है? मटेरियल है। इसलिए आपको पहले जजमेंट देखनी है, कौन सी चीजें मटेरियल है, कौन सी नहीं। तो ये कैसे देख पाएंगे? अगर हमारे जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स कौन है? जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बैंक है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन सबको जो डिसीजन इफेक्ट करेगा, अगर जो आपने इंफॉर्मेशन दी उससे उनका शायद डिसीजन चेंज हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट मटेरियल है। जिससे आपके यूजर्स का, शेयर होल्डर्स, डेटर्स, जो भी बाहर बैठे हैं मार्केट में, अगर उनका डिसीजन चेंज हो गया तो मतलब वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो आपको शो करनी ही करनी है। सारी इंफॉर्मेशन आपको शो करनी ही करनी है अगर वो मटेरियल है, डिसीजन को इफेक्ट कर रही है। उसके बाद बात करते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है हमें कभी भी ये नहीं सोचना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें प्रॉफिट होगा। हमें हमेशा ये सोचना है कि इसमें लॉस हो सकता है शायद। एंटिसिपेट प्रॉफिट, एंटिसिपेट करना है लॉसेस, नॉट प्रॉफिट। मैं ये सोच रहा हूं यार पिछली बार ना 50 यूनिट बिके थे, इस बार मेरे 70 यूनिट बिकेंगे तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, आपको ये सोचना है शायद 40 यूनिट बिके, इसलिए मेरे को कुछ सीक्रेट रिजर्व रखना है, क्योंकि बिजनेस हमेशा बैकअप के साथ चलता है। कभी भी कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, कभी भी सिचुएशन, कोई भी इकोनॉमिक कॉज, नेचुरल कॉज, क्लाइमेट कॉज, कुछ भी आ सकता है। दैट्स वाई बिजनेस को हमेशा इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए कि हमें किसको एंटिसिपेट करना है? लॉसेस को। एंटिसिपेट का मतलब संभावना लगानी है। किसकी संभावना लगाएंगे? लॉसेस की, ना कि प्रॉफिट। हमेशा ये सोचेंगे कि यार इस पे मेरे को लॉस हो सकता है शायद, तो उसके लिए पहले ही रिजर्व बना लेते हैं कि ये पैसा इतना रिजर्व में रख देंगे हम। क्लियर हूं मैं? अब रिजर्व बनाते क्यों है? क्योंकि लॉस अगर हो गया गलती से तो मेरा नुकसान बच जाएगा, नहीं हुआ तो मेरे पैसे हैं तो प्रॉफिट में कंसीडर हो ही जाएंगे। प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना, लॉस को एंटिसिपेट करना है। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है जब हम कोई भी रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल। सेल है हमारी 5,000 रुपए की, ठीक है, हमने 5,000 रुपए की सेल का रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है। तो हमें यह समझना है कि जो ये 5,000 रुपए रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, ये अगर मेरे पास आज हुए क्रेडिट पे, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे? अगर वो मेरे को क्लैरिटी है कि वो मेरे पास वापस आएंगे ही आएंगे, तभी मैं उस 5,000 को कंसीडर करवाऊंगा। अदरवाइज मैं वो 5,000 को कंसीडर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ये बात का पता होना चाहिए
कि जो मैंने 5,000 रुपए दिए हैं वो 5,000 रुपए वापस नहीं मिलने वाले। 5,000 रुपए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, वही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जिस पे हमें पता है कि हमें वहां पे वैल्यू मिलनी ही मिलनी है। एम आई क्लियर विद दिस? तो 5,000 आया तो 5,000 पे वैल्यू, फिर 5,000 पे वैल्यू, फिर 5,000, 10,000, 15,000, जितनी भी वैल्यू आ रही है रेवेन्यू की वही रिकॉग्नाइज करेंगे जो हमें पता है हमें रिसीव होगा, हमें रिकवर मार्केट से होगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं वेरिफिएबल कॉन्सेप्ट की। वेरिफिएबल मतलब सारे इनवॉइसेस, सारे बिल्स, ये हमने सब इकट्ठे करने हैं जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे। ये बिल्स, ये इनवॉइसेस, ये सब इकट्ठे होंगे, यही सारे जस्टिफिकेशन देंगे जब आप फुल डिस्क्लोज कर रहे होंगे। मेरी सेल इतनी है, क्या उतने के इनवॉइस हैं? यस, तभी हम उसको काउंट करेंगे, नहीं तो हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद आता है, यहां पे कर देता हूं, इसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? जब भी कोई वैल्यू हम काउंट करेंगे, मान लो मैंने प्लांट परचेज किया 10 लाख रुपए का 2021 में, 2021 में 10 लाख रुपए का मैंने प्लांट परचेज किया, प्लांट की कॉस्ट है। तो ये जो 10 लाख रुपया मैंने परचेज किया है, ये 10 लाख रुपया मेरी कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? हिस्टोरिकल। वो कहते अगर इसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए हो जाए 2021 में, या 9 लाख रुपए रह जाए 2022 में, ये 2022 में 12 लाख और 9 लाख में से कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट वो कह रहे 2022 में ये अकाउंटिंग का रूल है, प्रिंसिपल है कि आप 10 लाख ही काउंट करोगे डेप्रिसिएशन माइनस करके। जो डेप्रिसिएशन दिया होगा माइनस करके काउंट करेंगे। हमारे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी जब तक ये बिजनेस कंटिन्यू है। जब तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, उसकी हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से वर्ड आया, हिस्ट्री जो सबसे पहले खरीदी थी वही वैल्यू रहेगी उसकी, वो चेंज नहीं होगी। तो 10 लाख की वैल्यू चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू 50 लाख हो जाए, 50 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख रह जाए, हम कितना काउंट करेंगे उसको? 10 लाख ही करेंगे। कई बार आपने देखा होगा ना, मार्केट वैल्यू दी होती है, कॉस्ट भी दी होती है, हम हमेशा कॉस्ट कंसीडर करते हैं, मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करते। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहता है आपको कॉस्ट पे ही कंसीडर करना है, ना कि आपको किसी और वैल्यू पे लेना है। Am I clear with this? Make sure whenever you as an accountant preparing any of the financial statement of any of the organization, you need to take care of all these concepts and conventions. अगर एक कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में कहीं भी प्रॉब्लम आई तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। आपको बैलेंस शीट टैली करनी है, सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली मेंशन करने हैं, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। Alright, stay connected for the 4th chapter of accounting. I'll come up with more examples and more information related to that particular chapter. Thank you everyone, stay connected. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड नहीं किया है, डू रेकमेंड दिस चैनल so that properly free of cost अच्छी कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच पाए।